हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर वीडियो में हम सहसंबंध कोरिलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। चूँकि कोरिलेशन जो है सांख्यिकी विधियों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम सहसंबंध का अर्थ समझेंगे। मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। जब दो या दो से अधिक समूहों या वर्गों या समंग श्रेणियों के बीच में एक निश्चित संबंध पाया जाता है तो उसको सहसंबंध कहा जाता है। जैसे कि मानव जीवन से संबंधित सभी क्षेत्रों में देखें हम या विभिन्न विज्ञानों में हम देखें तो वहाँ पर हमें दो विभिन्न प्रकार के समंग या दो विभिन्न श्रेणियों में किसी न किसी प्रकार का संबंध हमको देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक चर या एक श्रेणी का एक वेरिएबल्स का दूसरे चर या दूसरी श्रेणी पर प्रभाव पड़ता है। यानी यदि एक श्रेणी या एक चर में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव दूसरे वेरिएबल्स या चर में हमको देखने को मिलता है। जैसे कि हम देखें, एक वर्षा का हम एग्जाम्पल लेते हैं, बारिश का एग्जाम्पल लेते हैं। वर्षा के अधिक होने पर हम देखें तो कृषि उत्पादन बढ़ता है, और वर्षा यदि कभी अत्यधिक ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कृषि उत्पादन घटता है। इसी प्रकार से हम मुद्रक के बारे में देखें तो मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर जो सामान्य मूल्य स्तर होता है वह बढ़ने लगता है और मुद्रा का मूल्य जो है घटने लगता है। इस तरह से हम देखें तो जब दो समंग श्रेणियों या दो चरों के बीच में जो कैजुअल रिलेशनशिप होता है, कार्य कारण संबंध होता है, तो वे दोनों चर जो हैं सहसंबंधित माने जाते हैं। तो ये तो बात हुई अभी हमारी सहसंबंध के बारे में। अब हम सहसंबंध के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो दिशा के आधार पर हम देखें तो सहसंबंध जो है दो प्रकार का होता है। एक धनात्मक सहसंबंध पॉजिटिव कोरिलेशन, और नंबर 2 ऋणात्मक सहसंबंध नेगेटिव कोरिलेशन। सबसे पहले हम धनात्मक सहसंबंध को समझते हैं। जब दो श्रेणियों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो वहां पर जो सहसंबंध होता है वह पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। जैसे कि वस्तु की मांग घटने पर उसका मूल्य भी घटता है तो वहां पर पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। नंबर 2 ऋणात्मक सहसंबंध नेगेटिव कोरिलेशन। जब दो समंग श्रेणियों में एक दिशा में परिवर्तन होने से दूसरी जो समंग श्रेणी है उसमें उसी दिशा में परिवर्तन ना होकर विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है तो वहां पर जो सहसंबंध होगा वह ऋणात्मक होगा, नेगेटिव कोरिलेशन होगा। जैसे कि देखिए, मुद्रा की पूर्ति घटने पर मुद्रा का जो मूल्य होता है वह बढ़ता है। तो मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा का मूल्य, इन दोनों के बीच में कैसा संबंध हुआ? विपरीत संबंध हुआ। इसलिए यहाँ पर जो सहसंबंध होगा वह कैसा होगा? नेगेटिव कोरिलेशन होगा। तो ये तो बात किया अभी हमने दिशा के आधार पर सहसंबंध की, जो कि दो तरह के होते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ चर्चा किया। अब हम बात करते हैं अनुपात के आधार पर। तो अनुपात के आधार पर हम देखें तो अनुपात के आधार पर ये दो तरह के कोरिलेशन होते हैं। नंबर 1 रेखीय सहसंबंध लीनियर कोरिलेशन, और नंबर 2 वक्र रेखीय सहसंबंध कर्व लीनियर कोरिलेशन। तो अब यहाँ पे हम दोनों कोरिलेशन को समझेंगे। पहले हम
रेखीय सहसंबंध को समझते हैं, लीनियर कोरिलेशन को। जब एक चर में परिवर्तन होने पर दूसरे चर में होने वाला परिवर्तन स्थायी रूप से हो और उसी अनुपात में हो, तो ऐसा सहसंबंध जो है ये लीनियर कोरिलेशन कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मुद्रा की मात्रा में 30% की वृद्धि होने पर मूल्य स्तर में भी 30% की वृद्धि होती है, तो वहां पर जो कोरिलेशन होगा वह लीनियर कोरिलेशन होगा। और इसको हम जब ग्राफ में इसको प्रेजेंट करेंगे तो वहां पर एक सरल रेखा तैयार होगी, यानी लीनियर कोरिलेशन जो होगा ग्राफ में एक सरल रेखा के रूप में होगा। नंबर 2 देखिए, वक्र रेखीय सहसंबंध, कर्व लीनियर कोरिलेशन। जब दो चरों में होने वाला परिवर्तन का जो अनुपात है वह अस्थिर हो, तो वहां पर जो सहसंबंध होगा वह वक्र लीनियर कोरिलेशन का होगा। जैसे कि मान लीजिए कि मुद्रा की मात्रा में 30% की वृद्धि होने पर मुद्रा के मूल्य में कभी 10% की, तो कभी 20% की, तो कभी 22% की, इस तरह की वृद्धि होती है, तो वहां पर जो कोरिलेशन होगा वह कर्व लीनियर कोरिलेशन होगा। और ऐसी स्थिति में हम जब चर मूल्यों को ग्राफ में अंकित करेंगे तो वहां पर एक सरल रेखा के रूप में ग्राफ नहीं बनेगा, बल्कि कर्व रेखा के रूप में ग्राफ तैयार होगा। तो ये कहलाता है वक्र रेखीय सहसंबंध। नंबर 3, चर मूल्यों की संख्या के आधार पर। चर मूल्यों की संख्या के आधार पर हम देखें तो सहसंबंध 3 तरह का होता है। नंबर 1, सरल सहसंबंध, सिंपल कोरिलेशन। नंबर 2, बहुगुणी सहसंबंध, मल्टीपल कोरिलेशन। नंबर 3, आंशिक सहसंबंध, पार्शियल कोरिलेशन। यहां पर पहले हम सिंपल कोरिलेशन को समझते हैं। जब दो चर मूल्यों के बीच में सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो उसे कहा जाता है सिंपल कोरिलेशन कहा जाता है। इसमें एक चर जो होता है स्वतंत्र चर होता है और दूसरा आश्रित चर होता है। तो स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर प्रभाव देखा जाता है, उस पर उसका संबंध की जांच की जाती है, तो वह कहलाता है सिंपल कोरिलेशन। नंबर 2, बहुगुणी सहसंबंध, मल्टीपल कोरिलेशन। जब 2 से ज़्यादा यानी 3 चर हो सकते हैं, जब 3 चरों के बीच में कोरिलेशन ज्ञात किया जाता है, उनके बीच में सहसंबंध की जांच की जाती है, तो वह कहलाता है मल्टीपल कोरिलेशन। इसमें 3 चर जो होंगे ये स्वतंत्र चर होंगे। इन तीनों चरों का एक आश्रित चर होगा, उस पर इनका प्रभाव देखा जाएगा, तो ये कहलाएगा बहुगुणी सहसंबंध, मल्टीपल कोरिलेशन कहलाएगा। नंबर 3, आंशिक सहसंबंध। जैसे कि अभी मैं आपको बहुगुणी सहसंबंध बताया कि 3 चरों का हम संबंध ज्ञात करते हैं, तो उसमें यदि हम किसी एक चर मूल्य को स्थिर मान लेते हैं और दो चर मूल्य हैं उनको हम आश्रित चर मूल्य मानकर सहसंबंध ज्ञात करते हैं, तो वह कहलाता है क्या? पार्शियल कोरिलेशन। तो पार्शियल कोरिलेशन में हम क्या करते हैं कि यदि 3 चर हैं तो उनमें से हम किसी एक चर को स्थिर मानते हुए 2 जो अन्य चर हैं उनके बीच में सहसंबंध ज्ञात करते हैं, तो वह कहलाता है क्या? पार्शियल कोरिलेशन। तो इस तरह से अभी हमने टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में समझा। अब हम सहसंबंध की डिग्री के बारे में बात करते हैं, डिग्री ऑफ कोरिलेशन।
यहाँ पर सहसंबंध का की जो डिग्री है उसके परिणाम है, उसकी जो कैटेगरी है, स्टेज है, उसको हमने इसमें दिखाया है। और पॉजिटिव कोरिलेशन को इस कॉलम पे और नेगेटिव कोरिलेशन ये जो कोफिशिएंट है उसको ये लास्ट कॉलम में दर्शाया है। सबसे पहले देखिए ये वाला परफेक्ट कोरिलेशन, पूर्ण सहसंबंध। जब दो चरों में या दो वेरिएबल्स में एक दिशा में परिवर्तन हो और एक ही अनुपात में परिवर्तन हो, तो ऐसा जो सहसंबंध है ये पूर्ण और धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। और ऐसी स्थिति में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होगा, सहसंबंध गुणांक जो होगा, वह +1 होगा। लेकिन यदि एक चर में, मान लीजिए एक चर में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप दूसरे चर में जो परिवर्तन होता है वह विपरीत दिशा में होता है लेकिन एक समान अनुपात में होता है, तो उन दोनों चरों में जो रिलेशन होगा वह परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होगा। और ऐसी स्थिति में जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा, सहसंबंध गुणांक होगा, वह -1 होगा। सहसंबंध का अभाव, ये लास्ट वाला समझिए। कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, जब एक चर में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे चर पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में दोनों चरों के बीच में जो कोरिलेशन होगा वहाँ पर कोरिलेशन का अभाव होगा, सहसंबंध का अभाव होगा। ऐसी स्थिति में हम देखें तो सहसंबंध गुणांक जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होगा, वह 0 होगा। ये देखिए, तो ये अभी आपने ये दोनों स्थितियां समझा, पूर्ण सहसंबंध और सहसंबंध का अभाव, ये दो स्थितियां समझा। अब बात करते हैं हम ये बीच वाली स्थिति का, पूर्ण सहसंबंध और सहसंबंध का अभाव, इन दोनों के बीच की स्थिति की बात करते हैं अब। तो सहसंबंध का सीमित परिणाम जो होता है वह ये कहलाता है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये जो होता है सहसंबंध का सीमित परिणाम कहलाता है। यानी जब पूर्ण सहसंबंध, ये जो अभी हमने बात किया, ये परफेक्ट कोरिलेशन की, परफेक्ट कोरिलेशन और सहसंबंध का अभाव, नो कोरिलेशन, इन दोनों ही स्थितियों के बीच की जो स्थिति होती है वो कहलाती है ये वाली सीमित सहसंबंध कहलाता है। ये इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब सहसंबंध ना तो पूर्ण हो और ना ही सहसंबंध का पूर्णता अभाव हो, इन दोनों की बीच की जो स्थिति होती है वह सहसंबंध की सीमित मात्रा कहलाती है या सहसंबंध का सीमित परिणाम कहलाता है। इस प्रकार से हम देखें तो सहसंबंध जो होगा ऐसी स्थिति में ये प्लस में भी होगा, यानी पॉजिटिव में भी होगा और माइनस में भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, दोनों तरह का होगा। तो हम परिणाम की दृष्टि से अगर हम देखें तो इस प्रकार के जो कोरिलेशन होगा उसकी 3 कंडीशन हो सकती है, ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली और ये थर्ड वाली, ये 3 कंडीशन हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पे हम ये उच्च स्तर का सहसंबंध समझते हैं, हाई डिग्री कोरिलेशन को समझते हैं। जब दो चर या दो श्रेणियों में पूर्ण सहसंबंध ना हो परंतु सहसंबंध जो मात्रा है वह पर्याप्त मात्रा में हो, तो उसको हम कहेंगे क्या, उच्च स्तर का सहसंबंध कहेंगे, हाई डिग्री कोरिलेशन कहेंगे। और इस प्रकार का जो कोरिलेशन होगा ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों, यानी प्लस और माइनस, प्लस माइनस 0 पॉइंट, प्लस में अगर हम देखें, पॉजिटिव में हम देखें तो 0.75 से +1 के मध्य होगा
और नेगेटिव में हम देखें तो -1 से -0.75 के मध्य होगा। अब यहाँ पर इसको समझिए मध्य स्तर का सहसंबंध, मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन। यदि सहसंबंध जो है उच्च स्तर से, ये जो हाई डिग्री कोरिलेशन है उससे थोड़ा कम हो, परंतु ये भी अत्यधिक कम ना हो। हाई डिग्री से कम तो हो लेकिन बहुत ज़्यादा कम ना हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? मध्यम स्तर का सहसंबंध कहेंगे, मॉडरेट कोरिलेशन कहेंगे। और इस स्थिति में जो सहसंबंध गुणांक होगा वह है कितना होगा? पॉजिटिव में हम देखें तो पॉजिटिव में होगा ये 0.5 से +0.75 के मध्य होगा पॉजिटिव में, और माइनस में होगा -0.75 से -0.5 के मध्य होगा। नंबर थर्ड, जो सीमित सहसंबंध की बात कर रहे हैं हम, उसमें नंबर थर्ड कौन सा है? निम्न स्तर का सहसंबंध, लो डिग्री का सहसंबंध। तो जो निम्न स्तर का सहसंबंध है ये मध्यम स्तरीय यानी मॉडरेट डिग्री जो कोरिलेशन है इससे कम होता है, और जो नो कोरिलेशन है, सहसंबंध का अभाव है, इससे ऊपर की मात्रा की ओर ये संकेत करता है, ऊपर की मात्रा की ओर ये बतलाता है। तो ऐसी स्थिति में यानी लो डिग्री कोरिलेशन की स्थिति में जो कोरिलेशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, सहसंबंध गुणांक होता है, ये हमेशा कैसा होता है? +0 से ज़्यादा होगा, और कहाँ तक होगा ये? +0.5 के मध्य होगा, ये पॉजिटिव में होगा। और माइनस में अगर हम देखें तो ये -0.5 से 0 के मध्य ये होगा। इस तरह से आपने इस स्लाइड में डिग्री ऑफ कोरिलेशन को समझा। यदि हम कोई सवाल हल करेंगे या दो श्रेणियों के मध्य हम कोरिलेशन को कैलकुलेट करेंगे, तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसको हम किस तरह से इंटरप्रिएट करेंगे, किस तरह से उसका हम निर्वचन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो उसका विश्लेषण हम ये जो अभी आपने टेबल देखा, इस टेबल में जो रिजल्ट दर्शाए गए हैं, इन रिजल्ट के माध्यम से, इन सहसंबंध गुणांक के माध्यम से हम उस रिजल्ट को इंटरप्रिएट करेंगे। अभी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में जब आपको सवाल हल करके बताएंगे तो वहाँ पर आपको ये टेबल पूरी काम में आएगी, और इस टेबल के माध्यम से ही हम उस आंसर को इंटरप्रिएट करेंगे, उसको हम विश्लेषित करेंगे और बताएंगे कि दो श्रेणियों के बीच में किस तरह का सहसंबंध है। अब हम यहाँ पर सहसंबंध ज्ञात करने की विधियों के बारे में बात करेंगे कि सहसंबंध ज्ञात करने की कितनी विधियाँ होती हैं। तो जनरली देखें हम तो सहसंबंध ज्ञात करने की ये 3 विधियाँ हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बिंदु रेखी विधि, ग्राफिक मेथड्स, जिसके अंतर्गत 2 विधियाँ हैं। विक्षेप चित्र, स्कैटर डायग्राम के माध्यम से भी हम सहसंबंध ज्ञात करते हैं। नंबर दूसरा साधारण बिंदु रेखी विधि, सिंपल ग्राफिक मेथड्स के द्वारा। और नेक्स्ट देखिए कोरिलेशन टेबल, ये कोरिलेशन टेबल के द्वारा भी हम सहसंबंध ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट गणितीय विधियाँ, मैथमेटिकल मेथड्स, इसमें 4 तरह की मुख्यतः विधियाँ हैं जिसके माध्यम से हम सहसंबंध को ज्ञात करते हैं। नंबर 1 कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, नंबर 2 संगामी विचलन गुणांक, नंबर 3 स्पीयरमैन का श्रेणी अंतर विधि, नेक्स्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड, न्यूनतम वर्ग रीति। तो इतने तरह की विधियां हैं, इन विधियों से सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में इन सभी मेथड्स के बारे में सेपरेट लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। तो आप नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में एक एक विधियों के बारे में सहसंबंध को ज्ञात करना सीखेंगे।
आज के लेक्चर वीडियो को केयरफुली वॉच करें। थैंक यू। साथ ही आप लेक्चर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।